हम लोग प्लेट के 3 मार्जिन सीखे, जिसमें एक कंस्ट्रक्टिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव और तीसरा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव या संरक्षी प्लेट किनारे में 2 प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल समानांतर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। जैसे किसी जलाशय में तैरने वाली 2 नावें एक दूसरे से सटकर विपरीत दिशा में जाती हैं। इसको कंजर्वेटिव या संरक्षी प्लेट किनारा कहा जाता है, क्योंकि इसमें न तो रचना होती है और न ही विनाश। देखिए आप, ये है आपका एक प्लेट इधर आ रही है, इसी के पैरेलल एक प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि दोनों नावें बराबर भार की नहीं होगी। एक में ज़्यादा वजन हो सकता है, दूसरे में कम। तो आप ये बताइए कि ज़्यादा वजन वाली नाव नीचे होगी और कम वजन वाली नाव ऊपर होगी। दोनों के बीच में नाव की लकड़ी द्वारा ही एक खड़ा कगार बनेगा और इसी को ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहा जाता है। जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल भाषा में इसको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये घटना कहाँ कहाँ होती है। इसको मैप पर कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन पर आपने स्पेशली देखा है कि यह भूमध्य सागर के पश्चिम में कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन है और इसी तरह से यह इंडियन और अरेबियन प्लेट के बीच में भी है और कैरेबियन प्लेट के चारों तरफ कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन है और स्कोतिया प्लेट के चारों तरफ भी कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन है। और इसी तरह से अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में, जो एशिया में पड़ता है, जॉर्डन सी, डेड सी, जॉर्डन वैली, वो भी रिफ्ट वैली का ही एक रूप है और वहाँ पर भी कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन है और वहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के एग्जाम्पल मिलते हैं। आइए देखते हैं वर्ल्ड के मैप पर इनकी लोकेशन कहाँ है। आइए मैप पर हम लोग वर्ल्ड में कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स देखते हैं। ये है एक कनेडियन प्लेट के पश्चिम में, एल्यूसियन ट्रेंच के सीध में, और दूसरा है इधर कैरेबियन प्लेट के पूर्व में, तीसरा है स्कोतिया प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में, चौथा है मेडिटेरेनियन सी के पश्चिम में, पांचवा है इंडियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच में, और छठवां है ये आपकी ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट के बीच में। इस तरह से ये कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन के एग्जाम्पल्स हैं और इसी में ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। प्लेट टेक्टोनिक के तीनों मार्जिन की विशेषताओं को सीखने के बाद अब एक प्रश्न उठता है कि क्या प्लेट टेक्टोनिक एक मनोरंजक मनगढ़ंत कथा है या उसके पीछे कुछ विज्ञान है, जिसके कि भौगर्भिक और भौगोलिक साक्ष्य भी हैं। आइए हम देखते हैं कि इसके कुछ एविडेंसेस साक्ष्य हैं। जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। वर्ल्ड में ज्वालामुखी की घटना निराधार या अवैज्ञानिक नहीं है, उसकी एक पेटी है जिसके सहारे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। आप बताइए वर्ल्ड में वॉल्केनिक एक्टिविटी कहाँ होगी? इसको हम वॉल्केनो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही समझ लीजिए कि ये प्लेट के किनारों के सहारे होगी। फिर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्लेट के सहारे वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव के सहारे मैग्मा तो ज़्यादा निकलेगा, पक्का है, लेकिन वह जहाँ निकलेगा वहाँ पर समुद्र नितल प्रसरण हो रहा है और समुद्र का जल उसके ऊपर हिलोरें मारता रहेगा। परिणाम क्या होगा? वह ज्वालामुखी लोगों को दिखेगा नहीं। लेकिन जब ज्वालामुखी की क्रिया विनाशी प्लेट किनारों के सहारे होगी तो निश्चित रूप से दबाव के कारण वह मैग्मा दरार से न निकलकर केंद्रीय उद्गार द्वारा बाहर आएगा, बहुत ऊंचाई तक आएगा और बहुत ऊंचाई तक दिखेगा। और यह वॉल्केनिक एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या
कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन के सहारे भी होती है। इसी तरह से आपका अर्थक्वेक भूकंप भी कहाँ आएगा, क्या प्लेट के बीच में आएगा या प्लेट के किनारों पर ही? तो प्लेट के किनारों पर ही। किस किनारे पर भूकंप की घटनाएं ज़्यादा होंगी इसका भी अनुमान आप लगा सकते हैं। भूकंप क्या है? ज्वालामुखी का अधूरा अरमान, अर्थात यदि ज्वालामुखी का उद्गार हो गया तो भूकंप के झटके हल्के लगेंगे। अर्थात रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे जहाँ मैग्मा निकल आता है आसानी से वहाँ भूकंप कम महसूस होता है, लेकिन विनाशी प्लेट किनारों पर जहाँ एक प्लेट दूसरे के नीचे अधोगमित होकर गलती है वहाँ पर मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करता है, असफल होता है, धक्का देता है, भूकंप अधिक आते हैं। अर्थात विनाशी प्लेट किनारों पर अर्थक्वेक भी ज़्यादा आएंगे, वॉल्केनो भी आएंगे, जिसको अभी हम एक मैप में देखते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी एक एविडेंस है, आज भी हो रहा है। अटलांटिक, इंडियन ओशन फैल रहे हैं और ये किस मार्जिन पर ज़्यादा होगा इसका उत्तर आप दे सकते हैं, रचनात्मक या विनाशात्मक। रचनात्मक किनारे पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी, जैसे मिड अटलांटिक रिज, मिड इंडियन रिज। इसी तरह से पोलर वांडरिंग, ध्रुवीय परिभ्रमण भी इसका एक वैज्ञानिक साक्ष्य है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कभी नेटाल दक्षिणी ध्रुव पर था। नेटाल माने दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान, अब वह उत्तर खिसक गया है। कभी इंडिया भी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अब इंडिया अफ्रीका से अलग होकर उत्तर खिसक गया है। इक्वेटर पर भी इंडिया था, लेकिन अब इक्वेटर को भी पार कर गया है। इससे पता लगता है कि पोलर वांडरिंग हो रही है, और पोलर वांडरिंग का सत्यापन कैसे किया जाता है? हमारी प्लेट स्वयं ही खिसक रहे हैं। फोल्डेड माउंटेन एक ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल इंसिडेंस है, जिसके बारे में मानव की क्यूरियोसिटी शुरू से रही है, लेकिन उसका समाधान अभी प्लेट टेक्टोनिक द्वारा हुआ। अर्थात प्लेट के मार्जिन पर ही फोल्डेड माउंटेन भी बनेंगे। बताइए किस मार्जिन पर मुर्दार पर्वतों की उत्पत्ति होगी? कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंजर्वेटिव? निश्चित रूप से उत्तर है डिस्ट्रक्टिव। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, इंडियन प्लेट उत्तर खिसक रही है, तिथीस के मलबे पर दबाव दे रही है, और तिब्बत अवरोधक का काम कर रहा है, और हिमालय उठा, आज भी उठ रहा है, जो कि नियो टेक्टोनिक का पाठ्य वस्तु है। इसी तरह से आइलैंड आर्क भी बनते हैं, द्वीपचाप। द्वीपचाप कहाँ बनेंगे? प्लेट के मार्जिन पर, क्योंकि वहीं पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, और वह वॉल्केनिक एक्टिविटी ज्वालामुखी क्रिया छिटपुट रूप में होगी। इसलिए वॉल्केनिक इरप्शन से बेसाल्ट रॉक के आइलैंड बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स एशिया महाद्वीप के पूरब में जापान से लेकर इंडोनेशिया तक हैं। वो सब वॉल्केनिक एक्टिविटी के हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है। किसका? यूरेशियाई प्लेट और वेस्ट पैसिफिक प्लेट का। और पैलियोमैग्नेटिज्म इसके अध्ययन का एक आधार है, और इसी के आधार पर, पूरा चुंबकत्व के आधार पर ही हम निश्चित करते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, अर्थात अटलांटिक महासागर, इंडियन महासागर फैला, और उसमें पूरा चुंबकत्व का अध्ययन जियोलॉजिस्ट करते हैं, उसमें आयरन के कंटेंट के आधार पर। इस तरह से आपने देखा कि इतनी घटनाएं हो रही हैं, ये सब ज्योग्राफिकल हैं, ये सब जियोलॉजिकल हैं, और इनका सही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कौन कर रहा है? प्लेट टेक्टोनिक।
हम लोग वॉल्केनो पढ़े और देखे कि वॉल्केनिक एक्टिविटी ज्वालामुखी की क्रियाएं वर्ल्ड में विनाशी प्लेट किनारों के सहारे सबसे अधिक दृश्य होती हैं। विनाशी प्लेट का एक किनारा ये है यूरेशियाई प्लेट और वेस्ट पैसिफिक प्लेट के बीच में, और यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई हैं और यहीं पर वॉल्केनिक आइलैंड बने हैं जो जापान से और इंडोनेशिया तक हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेस्ट पैसिफिक प्लेट यूरेशियाई प्लेट के अंदर घुस रही है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटी प्लेट्स हैं जैसे फिलीपींस प्लेट, कैरोलाइन प्लेट और बिस्मार्क प्लेट। तो ये छोटी छोटी प्लेट इन दो बड़ी प्लेट के बीच में आ जाती हैं, जिससे इन छोटी प्लेटों के किनारों के सहारे इरप्शन होता है और वो सेंट्रल इरप्शन होता है और ज्वालामुखी बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार एक रेखा में होता है और इस रेखा को एंडीसाइटिक लाइन कहते हैं। एंडीसाइटिक लाइन ये पूछा जा सकता है आपसे। इसी तरह से ये ईस्ट पैसिफिक प्लेट पूरब जा रही है और नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट पश्चिम आ रही हैं और ईस्ट अफ्रीकी प्लेट अमेरिकी प्लेट के अंदर घुस रही है, लेकिन यहाँ पर भी छोटी छोटी प्लेट हैं जैसे गोरडे प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट। इसलिए इन छोटी प्लेट के किनारे से वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है जो विजिबल होती है, और ये पूरा का पूरा एक वॉल्केनिक सर्किल बन जाता है जिसको कहा जाता है सरकम पैसिफिक फायर रिंग, परि प्रशांत अग्नि वलय। यहाँ पर भी होता है। ये अंटार्कटिका प्लेट के उत्तर में, लेकिन यहाँ पर समुद्र के अंदर ही रहता है। दूसरा एविडेंस, अर्थक्वेक भी हम लोगों ने सीखा, तो अर्थक्वेक की एक्टिविटी भी ज़्यादातर नॉर्थ साउथ अमेरिका के वेस्ट में इन्हीं छोटी प्लेट के किनारे सबडक्शन के कारण होता है, और अर्थक्वेक की एक पेटी इस एंडीसाइटिक लाइन के सहारे भी मिलती है, जिसका कारण वही है, अर्थात डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इस तरह से ये सरकम पैसिफिक अर्थक्वेक बेल्ट है। और हम लोग एविडेंस में एक चीज़ और देखे थे कि पोलर वांडरिंग या पैलियोमैग्नेटिज्म, जैसे कि इंडिया कभी ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और यह आज अफ्रीका से टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण अलग होकर उत्तर गया, और इंडिया में पैलियो क्लाइमेट, पैलियोमैग्नेटिज्म सभी प्रमाण मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा तो पैलियो बॉटनी, अर्थात इंडिया जब यहाँ था उस समय के भी इस पर रॉक्स में साक्ष्य हैं, और जब इंडिया यहाँ से इक्वेटर पाया उस समय की साक्ष्य हैं, और आज इंडिया इक्वेटर को क्रॉस कर गया है। इसलिए पुस्तक वाले लिख देते हैं कि कभी भूमध्य रेखा भारत से होकर जाती थी, तो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को किसी देश से होकर जाने की, अब मुड़कर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहिए कि भारत कभी भूमध्य रेखा पर था, क्योंकि टेक्टोनिकली यह स्टेटमेंट सही है। हमने इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग का भी एक प्रमाण दिया, जिसमें कि ये अटलांटिक महासागर में मिड साउथ अटलांटिक रिज है, जिसके सहारे मिड साउथ इंडियन रिज है, जिसके सहारे इंडियन ओशन स्प्रेड कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट उत्तर पूरब जा रही है, अफ्रीकन प्लेट जहाँ की तहाँ है। इस तरह से सभी एविडेंसेस साइंटिफिक हैं और प्लेट टेक्टोनिक को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, जो कि इस मैप में स्पष्ट है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि विभिन्न सिद्धांत हैं जिसमें कि महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति और पर्वतों की उत्पत्ति बताई गई है, जैसे एफ.बी. टेलर, वेगनर, होम्स, इस तरह से कोबर, किबियोस इंक्लाइन। लेकिन उनका मूल्यांकन पूछा जाता है तो मूल्यांकन में आप जरूर लिखेंगे कि यद्यपि उन लोगों ने इन सिद्धांतों के बारे में साक्ष्य दिया,
लेकिन सर्वाधिक वैज्ञानिक साक्ष्य प्लेट टेक्टोनिक ने दिया। प्लेट टेक्टोनिक इन चीज़ों की अच्छी व्याख्या करता है कि समुद्र कैसे फैलते हैं, कैसे सिकुड़ते हैं और कैसे पर्वतों की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी और भूकंप की पेटियां कहाँ हैं, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। और प्लेट टेक्टोनिक के वैज्ञानिक होने का एक आधार और भी है, चुंबकत्व। आज का चुंबकत्व नहीं बल्कि पुराना चुंबकत्व, पूरा चुंबकत्व। इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक थियरी एक नवीनतम थियरी है जिसका कि आधार बहुत ही साइंटिफिक है। हाँ, इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन में एक प्रश्न उठता है कि इसमें हॉट स्पॉट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है कि कब कहाँ पर हॉट स्पॉट बन जाएगा, एस्थेनोस्फीयर में कहाँ रेडियो एक्टिव मिनरल ज़्यादा हो जाएंगे, कहाँ से प्लेट कब टूट जाएगी, इस पर अभी जियो साइंटिस्ट चुप हैं। जैसे शरीर में कब कहाँ पर क्या हो जाए इस पर फिजियोलॉजिस्ट चुप रहते हैं, ऐसे ही जियोफिजिस्ट इस पर शांत हैं। लेकिन इस पर अध्ययन हो रहा है जिसमें भविष्य में इस तथ्य के सामने आने की संभावना है।